एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होगा और इससे संबंधित हम लोग मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे जो आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारा इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो मॉडल आंसर डिस्कशन का जो टॉपिक है वह इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है बीपीएससी आगामी मुख्य परीक्षा के लिए? ठीक है, तो देखिए, आप देखे होंगे कि कई वर्षों से लगातार इलेक्शन कमीशन पर निष्पक्षता को लेकर सवाल राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जाते रहे हैं। कभी राजनीतिक दलों के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जाता है, तो कभी चुनाव तारीखों के ऐलान को लेकर सवाल उठाया जाता है कि सत्ताधारी पक्ष के साथ इनकी साठगांठ है। ऐसा विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, खासकर विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इलेक्शन कमीशन से संबंधित हर पहलू को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। ऐसे जो मैं मॉडल आंसर आज मैं डिस्कस करूंगा, इसमें कोशिश किया गया है कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित हर एक पहलू को प्रश्न में समाहित कर लिया जाए। आइए मॉडल आंसर डिस्कशन का हम लोग सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडल आंसर को देखेंगे। प्रश्न है, निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को बतलाते हुए इसके कार्य व अधिकारों को लिखें। चुनाव सुधार की दिशा में गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों का स्पष्ट करते हुए हाल के दिनों में सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा करें। देखिए, प्रश्न अपने आप कई सारे सेक्शन में विभाजित है और आपको सबसे पहले उन कीवर्ड की पहचान करनी होगी जिसके आधार पे आप आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को बतलाते हुए, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपको संवैधानिक प्रावधान को बतलाना है। संवैधानिक प्रावधान यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन का वर्णन है और इसी के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताना है। संवैधानिक प्रावधान के बाद इसके कार्य एवं अधिकारों को लिखें, यानी कि संवैधानिक प्रावधान के बाद आप दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, चुनाव आयोग के कार्य और अधिकार को लिखेंगे। इसके बाद चुनाव सुधार की दिशा में गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों को स्पष्ट करते हुए तीसरे नंबर पे चुनाव सुधार से संबंधित विभिन्न जो कमिटियां गठित की गई है, विभिन्न समितियां जो गठित की गई है, उसकी सिफारिश को आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे हाल के दिनों में सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा करें, यानी कि चुनाव सुधार से संबंधित सरकार के द्वारा हाल के दिनों में रिसेंट जो भी प्रोग्रेस की गई है सरकार के द्वारा, उससे आपको लिखना है। यानी कि प्रश्न का उत्तर आपको इन 4 सेक्शन में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। इसके अलावा आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन भूमिका लिखना होगा और इसके बाद फिर सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखनी होगी। यानी कि ये 4 सेक्शन में आपको उत्तर लिखना है, इसके अलावा भूमिका और निष्कर्ष को आपको लिखना है। तब जाकर ये प्रश्न का जो मॉडल आंसर है वो आप काफी बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में भी जब आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो निस्संदेह आपके जो अंक होंगे वे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक आएंगे। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। चूंकि देखिए, प्रश्न इलेक्शन कमीशन से है तो सबसे पहले आपको इलेक्शन के बारे में बताना होगा कि लोकतंत्र में इलेक्शन की क्या भूमिका है, बस एक लाइन के अंतर्गत। इंट्रोडक्शन हमने हमेशा बताया है कि 3 से 4 लाइन से ज़्यादा, 3 या 4 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस में आप इंट्रोडक्शन को लिखने का प्रयास करें। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में चुनाव की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चुनाव के माध्यम से जहां एक ओर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है तो वहीं दूसरी तरफ शासन में निष्पक्षता व पारदर्शिता बनी रहती है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सरकार के द्वारा चुनाव सुधार की दिशा में विभिन्न समितियां भी गठित की गई है। चूंकि प्रश्न में चुनाव आयोग की निष्पक्षता से संबंधित प्रश्न था तो हमने बता दिया कि एक तरफ चुनाव के माध्यम से शासन में निष्पक्षता बनी रहती है, वहीं प्रश्न में चुनाव सुधार की चर्चा की गई थी तो हमने ये भी बता दिया कि सरकार के द्वारा निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न समितियां भी गठित की गई है। तो ये इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमने 3 से 4 लाइनों में इंट्रोडक्शन को हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। पैराग्राफ चेंज।
पहला सेक्शन में क्या था, चुनाव आयोग इसी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, संविधान में कौन कौन से प्रावधानों का उल्लेखित कौन कौन से प्रावधानों का उल्लेख किया गया है उसके बारे में था। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। संक्षिप्त रूप में यही है संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में से जो 15वां भाग है उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है और 15वें भाग का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में किया गया है। अब देखना ये यहाँ पर है, चूंकि डिटेल में लिखना आपको संवैधानिक प्रावधान वर्ड मेंशन है, अगर वर्ड मेंशन नहीं रहता तो आप डायरेक्ट इतना लिखते तो काम चल जाता, लेकिन प्रश्न पूछा कि इसके संवैधानिक प्रावधानों को बताएं तो आपको बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 324 में क्या है, 25 में क्या है, 26, 27 और 28, 29 में क्या है। इन सारे आर्टिकल को आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आइए आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि चुनावों के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा आर्टिकल 324 के तहत। 325 धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। आप देखे होंगे कि वोटिंग के समय जो वोटिंग लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट जो होती है, वोटर लिस्ट, उस वोटिंग लिस्ट में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के जरिए उसमें शामिल होने से मना नहीं किया जा सकता। यानी कि हम इस आधार पर किसी व्यक्ति को वोटिंग लिस्ट में नाम डालने से मना नहीं कर सकते कि वह इस जाति का है या वह इस धर्म को मानने वाला है या फिर वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर कोई और अदर जो है, ठीक है। तो ये भेदभाव की मनाही की गई है आर्टिकल 325 में। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी कि लोकसभा राज्यों की विधानसभा का जो निर्वाचन होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न किया जाएगा। आर्टिकल 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, यानी कि किसी भी राज्य के विधानमंडल के संबंध में जो भी चुनाव वगैरह होती है तो उससे उस चुनाव से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति। और 328 में है कि वही जो विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की विधानमंडल की शक्ति। 327 में क्या है, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। और 328 में क्या है, विधानमंडल की शक्ति। 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, यानी कि इलेक्शन से संबंधित कोई भी इशू होंगे तो वहां पर न्यायपालिका जो है वह बेवजह इंटरफेयर नहीं कर सकती, न्यायपालिका के हस्तक्षेप का वर्जन। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला पार्ट था संवैधानिक प्रावधान को बताएं तो यह संवैधानिक प्रावधान जो है यहां पर स्पष्ट होता है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है, निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसके कार्य और अधिकार को बताएं। आपको ऐसे देखिए, निर्वाचन आयोग के कार्य और अधिकार आप अगर डिटेल में लिखेंगे तो स्वयं ये अपने आप में 3-4 पेज में आपको आंसर हो जाएंगे, लेकिन चूंकि ये सब सेक्शन के रूप में पूछा गया है और प्रश्न में 4-5 सेक्शन में जब प्रश्न पूछा गया है तो आपको संक्षिप्त रूप में वहां पर एक चार्ट के माध्यम से बताना होगा कि निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य एवं अधिकार हैं। निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वहां पर इसे हमने सिलेक्ट किया है, मतदाताओं का पंजीकरण करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता का निर्माण करना, चुनावी कार्यों का पर्यवेक्षण करना तथा संसद सदस्यों की निर्हता संबंधी विषयों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना। ये सारे जो पॉइंट है वे निर्वाचन आयोग के कार्य एवं अधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग का क्या क्या बहुत देखेंगे तो कई सारे इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं निर्वाचन आयोग के। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के यहाँ पर हमने लिखा है, अगर कोई व्यक्ति अपना राजनीतिक दल बनाकर उसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो कहाँ पर जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, और मान्यता प्रदान करने का कार्य राजनीतिक दल का है, चुनाव आयोग का है। कौन दल राष्ट्रीय दल होगा या नहीं, या फिर कौन सा दल क्षेत्रीय दल है, इसका निर्धारण कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। जब कोई राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के पश्चात उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करेगा, तो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य भी इलेक्शन कमीशन को है। आदर्श आचार संहिता आप देखते होंगे कि चुनाव की तिथि जब घोषित की जाती है तो चुनाव की तिथि घोषित करने के साथ ही
आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है, तो ये भी लागू कौन करेगी? इलेक्शन कमीशन करेगी। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य है वही इलेक्शन कमीशन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब यहाँ पे कार्य और अधिकार के बाद, चूंकि कमिटीज के बारे में पूछा गया है कि चुनाव सुधार से संबंधित कौन कौन से कमेटियां गठित की गई, उसकी सिफारिश को पूछा गया है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब वैसे आयोग जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, तो यह संवैधानिक आयोग है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के भाग कौन से में इसका वर्णन किया गया है? भाग 15 में। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, भाग 15 में इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल कौन सा है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, आप लोग रिकॉल करिए। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में इसका वर्णन है, यानी कि निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। अतः यह संवैधानिक आयोग है जिसका मुख्य कार्य चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना है। वर्तमान समय में चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य 2 आयुक्त हैं। यानी कि वर्तमान समय में अगर आप इलेक्शन कमीशन की संरचना को देखेंगे तो यह है इलेक्शन कमीशन की संरचना 1+2। 1 जो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं। तो 1+2 यानी कि टोटल 3 इलेक्शन कमीशन की अभी सदस्यों में कुल संख्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलाकर। सरकार के द्वारा समय समय पर चुनाव सुधार से संबंधित कई सारी समितियां गठित की गई हैं जो इस प्रकार है। प्रश्न में पूछा गया है कि सरकार के द्वारा जो जो कमेटियां गठित की गई है उनकी महत्वपूर्ण सिफारिश को बतलाना है। तो यहाँ पर कमेटियां, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण सिफारिश को भी हमने यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया है। आप लोग इसे देखें और समझें। ताराकुंडे समिति, मैं इसका PDF में टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे एकेडमिक्स फॉर CAC के द्वारा 68वीं BPSC मेंस को ध्यान में रखते हुए फ्री मेंस आंसर राइटिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पर चलाया जा रहा है। वहां पर प्रश्न दिया जाता है, आप लोग आंसर लिखते हैं और हर एक किसी की कॉपी का मूल्यांकन हमारे द्वारा किया जाता है। तो आप लोग हमारे निःशुल्क आंसर राइटिंग कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप उस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपने आंसर राइटिंग की जो स्तर है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। वहां पर कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पूरी तरह से हर अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क सुविधा है जो एकेडमिक्स फॉर CAC के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। आइए अब विभिन्न समितियां और उसकी सिफारिशों को बताना है। पहला समिति है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति का गठन कब किया गया? 1974 ईस्वी में तारकुंडे समिति का गठन किया गया। पहली सिफारिश है मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करना। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन इस समिति ने सिफारिश की कि 18 वर्ष मतदान की आयु कर देनी चाहिए। इसी के बाद आप देखेंगे कि 61वें संविधान संशोधन के जरिए ये मतदान की आयु जो है वो कम कर दी जाती है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य बनाना, अभी हमने ऊपर बताया कि अभी निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी हमने बताया स्ट्रक्चर 1+2। तो इसी की सिफारिश के पश्चात ऐसा किया गया है। निर्वाचन हेतु अधिकतम व्यय राशि का निर्धारण करना और उम्मीदवारों के चुनावी व्यय का लेखा जोखा, ये सारे जो सिफारिश है वे तारकुंडे समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। दूसरा समिति है दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है वो EVM के प्रयोग को लेकर है। इसने सिफारिश की थी कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आज आप देखेंगे कि वर्तमान समय में चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने में EVM की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो EVM के बारे में सुझाव किसने दिया था? दिनेश गोस्वामी समिति ने, जिसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करना। अभी जो आपके पास वोटिंग ID कार्ड है, वोटर ID कार्ड जो है, उसको आप देखेंगे कि उसमें पहचान पत्र में आपकी फोटो भी लगी हुई है। सिफारिश किसने की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने। इसके अलावा रिक्त सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए। ये सारी सिफारिशें दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा की गई थी, जिसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। इसके पश्चात
1998 ईस्वी में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया, जिसने राज्य द्वारा चुनावी खर्च के वहन के बारे में सिफारिशें की थी। अब देखेंगे कि ऑडिटर का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें इस पे एक इंडिपेंडेंट प्रश्न भी पूछा गया है कि राज्य के द्वारा चुनावी खर्च का वहन किया जाना किस प्रकार से उचित है या अनुचित। इस संदर्भ में प्रश्न आप लोग इसे देखकर क्लियर हो लीजिएगा। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक के चंदे का ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों के द्वारा वार्षिक लेखा जोखा, ये सारे जो सिफारिशें हैं वो इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा की गई थी, जिसका गठन 1998 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा भी समय समय पर चुनाव सुधार की दिशा में विभिन्न संसदीय समितियों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। हाल के दिनों में प्रश्न का चौथा सेक्शन क्या है कि विभिन्न समितियों की सिफारिशों को बतलाते हुए स्पष्ट करें कि सरकार के द्वारा हाल के दिनों में चुनाव सुधार से संबंधित कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो हाल के दिनों में सरकार के द्वारा चुनाव सुधार हेतु निम्नलिखित पहल किए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण पहल में से सबसे जो अगर इम्पोर्टेंट पहल है तो वह है ईवीएम का प्रयोग करना। अभी हमने बताया कि चुनावी निष्पक्षता में किस प्रकार से जो ईवीएम है वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ फ्री एंड फेयर अपनी इलेक्शन को कंडक्ट करवा पा रही है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रखना, सरकारी कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की अनुमति, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग। अब ये क्या होता है, अब देखेंगे कि जब आप वोटिंग करते हैं ईवीएम के जरिए, तो ईवीएम के वोटिंग करने के पश्चात एक पर्ची के रूप में एक स्लिप निकलती है। उस स्लिप के माध्यम से आप यह जान पाते हैं, अपने वोट को वेरीफाई कर पाते हैं, आप यह देख पाते हैं कि हमने जिस कैंडिडेट को वोट किया है वो सही जगह पे गई है या वो सही जगह पे हमारा मत गया है या नहीं। कहीं कहीं होता है कि आप किसी मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट और दो कैंडिडेट हैं, आप एक के सामने वाले बटन को दबाएं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वोट जो होता है बी को ऑटोमेटिक चला जाता है, कहीं की ईवीएम की खराबी होती है। लेकिन जब ये पर्ची बाहर निकलेगी तो आप यह आश्वस्त हो लेंगे कि हमें ए को वोट करना था, तो ए को ही वोट गया है या नहीं गया है। तो यह है VVPAT। तो निस्संदेह चुनावी निष्पक्षता को बनाए रखने में कारगर कदम है। इसके अलावा सरकारी कर्मियों हेतु पोस्टल बैलेट की अनुमति, वोटर आईडी कार्ड से आधार लिंक करवाकर सत्यता की पहचान। देखिए पहले क्या होता था कि कभी कभी हो सकता था कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार उसका वोटर आईडी में उसका नाम जुड़ जाए, लेकिन अब चूंकि आधार से अगर लिंक करवा दिया जाएगा तो उसकी जो डुप्लीकेट जो आईडी होगी वह ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे एक निष्पक्षता बनी है निर्वाचन आयोग के अंतर्गत और निर्वाचन संपन्न कराने के अंतर्गत। चुनावी कार्यों हेतु लगे वाहनों में जीपीएस का प्रयोग किया जाना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नोटा के प्रयोग की व्यवस्था, नोटा नन ऑफ द एबव, यानी कि अगर जो मान लेते हैं 5 उम्मीदवार हैं ABCDE, आप इन 5 में से किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो अपना वोट जो है वो नोटा पे लगा देंगे, यानी नन ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर जो भी कैंडिडेट है उसे हम पसंद नहीं करते हैं, वे हमारे लायक नहीं हैं। इस हिसाब से आप नोटा के प्रयोग कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर अलग से महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे आप देखेंगे कि केरला के अंतर्गत या फिर यूपी के अंतर्गत भी केरला में पिंक बूथ का गठन किया गया। यूपी के अंतर्गत भी कुछ जगहों पर यह न्यूज़ आया था कि पिंक बूथ की व्यवस्था की गई, वो महिलाओं के लिए भीड़ भाड़ ना हो एक ही जगह पे, या फिर महिलाएं सुविधाजनक रूप से वहाँ पर उनकी अतिरिक्त जो सुविधाएं होती है, महिलाओं के लिए जो फैसिलिटी होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था होती है, उन सब की वहाँ पर अलग से उनकी व्यवस्था होगी। फंडिंग में पारदर्शिता है तो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी बॉन्ड, ये जब अरुण जेटली थे वित्त मंत्री उस समय बजट में इन्होंने घोषणा की थी चुनावी बॉन्ड की, बहुत महत्वपूर्ण है चुनावी निष्पक्षता के लिए। खास करके जो राजनीतिक दलों को जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए 2 वर्ष से ज़्यादा सजायाफ्ता उम्मीदवारों को 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, यानी कि वैसे उम्मीदवारों को चुनाव 6 वर्ष तक लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जिनकी 2 वर्ष से अधिक समय तक जिनको सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई हो। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप देखेंगे कि बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, वो इसी केस का वो शिकार हो गए हैं और वे अभी चुनाव नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि पहला जो अगर ये जो नियम आया था उसके पहले कोई अगर शिकार पॉलिटिक्स में
में हुआ है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, और ये 6 वर्ष तक ये चुनाव लड़ने पर उनको प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी चुनावों को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो कौन कौन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, संक्षिप्त रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। संवेदनशील निर्वाचन केंद्रों की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग। ड्रोन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन जो है वो दूर दराज के जो पोलिंग बूथ है उसकी निगरानी करने में सक्षम हो गई है। चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी के लिए कोमेट प्रणाली, प्रत्येक जो पोलिंग बूथ होती है वे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए वे आपस में कनेक्टेड होती है और इलेक्शन कमीशन उस पर निगरानी बनाए रखती है। समस्याओं के ऑनलाइन समाधान के लिए समाधान पोर्टल, ये समाधान पोर्टल इलेक्शन कमीशन के द्वारा विकसित किया गया है। आदर्श आचार संहिता की शिकायत है तो सी विजिल ऐप के जरिए कोई एक आम नागरिक, आम मतदाता, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हो या फिर शहरी क्षेत्र का, अगर उसे लगे कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं तो वे सी विजिल ऐप को डाउनलोड करें। सी विजिल ऐप पे वे अपने प्रतिनिधि की शिकायत कर सकते हैं। गूगल के माध्यम से नजदीकी पोलिंग बूथ की जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा हाल ही में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं चुनाव सुधार की दिशा में, उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब प्रश्न का अंतिम सेक्शन निष्कर्ष की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रश्न 4 सेक्शन में पूछा गया था तो उत्तर भी आपको 4 सेक्शन में लिखा जा चुका है। निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए सरकार के द्वारा इस दिशा में अनेक पहल किए गए हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यद्यपि राजनीति का अपराधीकरण, चुनाव में मत प्रतिशत को बढ़ाना आदि चुनौतियां अभी भी बरकरार है, जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन है वह यहीं पे समाप्त होता है। आज के इस मॉडल आंसर डिस्कशन में हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा को टारगेट हमने किया है, स्पेशली जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन से संबंधित हम लोग मॉडल आंसर को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आने वाले बीपीएससी मुख्य परीक्षा में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।